गुड इवनिंग। हमारी इंग्लिश की क्लास ओवर हो चुकी है। अब हम हिंदी में अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारी डॉक्टर बोल के बाद जो टीसीएम एडवांस की क्लास है वो उसकी लिंक अलग होगी। वो हमने ऑलरेडी सारे ग्रुप में डाली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करें। जी पूजा जी। हरिओम भैया। हरिओम जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 3 and 3 ऑन द राइट फीट, नो? हाँ जी। यदि ना हम इसमें सीड लगाते हैं और ना ही निडल करते हैं और वहां में मसाज करते हैं तो विल इट वर्क? देखिए आप करके देखिए, क्योंकि हम इसको एक ढंग से स्टिमुलेट करना होगा। अल्टीमेटली पॉइंट तो पहले से बने हुए हैं, स्टिमुलेट करने का तरीका हमने चुना है। हमने अलग अपने तरीके से चुना है। डॉक्टर बोल ने चुना कि इलेक्ट्रिक डिवाइस से स्टिमुलेट करो। चाइनीज एक्यूपंक्चर में निडल से करते हैं और इंडिया के लोगों ने उस पर मैग्नेट लगाना चालू कर दिया। अब चाइना में जाओ, मैग्नेट लगाओ तो वो देख के घबरा जाएंगे कि भाई ये क्या चीज है। वो खुद मैग्नेट नहीं लगाते। तो ये तो हम लोगों ने इजाद कर दिया। बियोल मैग्नेट तो पता ही नहीं उनको क्या होती है चाइना वालों को। तो आप करके देख लो, है ना। पॉइंट का अगर आपने पॉइंट को ढंग से स्टिमुलेट कर दिया तो फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो चलिए, अभी कई लोग हिंदी वाले हैं उन्होंने ज्वाइन किया होगा। तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं सिस्टम का, फिर लास्ट में अगर 5 मिनट का समय देंगे अगर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी होगी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोल ने कहा है कि हर बीमारी की 6 अवस्थाएं होती हैं। और ये कंसेप्ट हम सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं आयुर्वेदा में। तो चलिए थोड़ा सा आयुर्वेद से इसे कंपेयर कर लेते हैं। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बीमारियों की 6 अवस्थाएं होती हैं और पहली अवस्था से ही आप बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि उसके लक्षण हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो जो 6 अवस्थाएं होती हैं उनके नाम हैं। पहली अवस्था को कहते हैं संचय। संचय का मतलब है कलेक्शन। तो ये पहली अवस्था है। पहली अवस्था को संचय कहा जाता है। संचय का अर्थ है इकट्ठा होना, कलेक्शन होना। और इसमें समझो कि आपके पास एक मटका है, मटके में आपने पानी भरा, थोड़ा भरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर बह नहीं रहा है। पानी मटके के अंदर है, बाहर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, बाहर फैल नहीं रहा। यानी चलिए, ये तो हमने पानी का उदाहरण लिया, हम किसी और चीज का उदाहरण ले लेते हैं। यानी हमारे शरीर के किसी ऑर्गन में अगर कचरा भरा तो पहले तो थोड़ा सा ही भरा होगा, तो उस अवस्था को कहते हैं संचय। संचय की अवस्था में अगर हम मेडिकल रिपोर्ट निकालते हैं तो कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देते, इसलिए इस अवस्था को लोग बहुत इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि हम तो हेल्दी है। उनको कई लोग मोटे होते चले जाते हैं, उनको खाना खाने के बाद खूब नींद आती है, सारे दिन आलस आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं होते कि भाई रोग की शुरुआत हो चुकी है। तो पहली अवस्था संचय है। और दूसरी अवस्था को कहते हैं प्रकोप। प्रकोप का मतलब है कि अब चीज एग्रीवेट होने लगी, बढ़ने लगी। जैसे आपने कोई अरबी की सब्जी खाई, खुजली मच गई पूरी बॉडी में, तो बॉडी ने कुछ रिएक्ट करना चालू कर दिया। इसका मतलब है कि मटका अब भर गया है, भर चुका है, यानी काफी भर गया है, खूब सारा टॉक्सिन भर चुके हैं। शरीर में कफ है, आपने कहा हम तो दही खाएंगे रात को, खाते गए खाते गए खाते गए, शुरुआत में तो पता नहीं चला, कुछ समय के बाद जब बर्तन भर गया, शरीर के अंदर कफ भर गया, अब जरा सा भी
खाते हैं तो कफ हो जाता है, शरीर में आलस आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, मोटापा हो जाता है। तो यानी पहली अवस्था संचय की अवस्था है। संचय की अवस्था का अर्थ है कि आपके शरीर में कुछ थोड़ा थोड़ा एक दोष इकट्ठा होना चालू हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी अवस्था को कहते हैं प्रकोप की अवस्था। प्रकोप की अवस्था में भी टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में अभी भी कोई लक्षण पैदा नहीं होते हैं, तो लोग इस अवस्था में भी बेफिक्र घूमते रहते हैं। प्रकोप। और तीसरी अवस्था अब आ गई खतरनाक। तीसरी अवस्था जिसको कहते हैं कि प्रेशर। प्रेशर का मतलब है अब चीज बहना चालू हो गई, फैलना चालू हो गई, स्प्रेड होना चालू हो गई, क्योंकि मटका तो भर चुका है, अब ओवरफ्लोइंग चालू हो गई। ओवरफ्लो होके ये टॉक्सिन, ये कचरा बहेगा। मान लो लिवर भर गया, तो लिवर का कचरा ब्लड के माध्यम से संपूर्ण शरीर में बहेगा, ऊर्जा की नाड़ियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में बहेगा। जब पहली अवस्था में थोड़ा कचरा था तो पता नहीं चला, दूसरी अवस्था में जब काफी भर गया, कुछ लक्षण पैदा हुए, आपने कहा चलो रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, आप बेफिक्र हो गए। तीसरी अवस्था में अब मामला बढ़ गया है, टॉक्सिन बहुत बढ़ गए हैं, स्प्रेड होना चालू हो चुका है। लेकिन फिर भी इन तीन अवस्थाओं में जब आप मेडिकल रिपोर्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं आता, तो लोग बेफिक्र होकर घूमते रहते हैं। लेकिन तीसरी अवस्था में टॉक्सिन ने बहना चालू कर दिया, घूमना चालू कर दिया। अब टॉक्सिन बहेंगे, घूमेंगे, और जो भी दरवाजा कमजोर मिल गया उसी को तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। अब मान लो किसी का पैंक्रियाज कमजोर है, मान लो किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, और चलो नहीं भी है फैमिली हिस्ट्री में, फिर भी उसके अपने कार्यों के कारण, उसके अपनी लाइफ स्टाइल के कारण उसका पैंक्रियाज कमजोर है, तो टॉक्सिन तो घूम रहे हैं। उनने देखा लार्ज इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन तो मजबूत है, उसका दरवाजा नहीं तोड़ पाए। स्मॉल इंटेस्टाइन भी मजबूत है, हार्ट भी मजबूत है, किडनी भी मजबूत है, घूमते घूमते पैंक्रियाज से निकले, अरे ये तो कमजोर है, घुस गए अंदर। तो टॉक्सिन घूमते घूमते उस स्थान पर जाकर जमा होते हैं जो भाग कमजोर होता है। आयुर्वेद में इस थ्योरी का वर्णन हजारों साल से है। आयुर्वेद में इस थ्योरी को बोलते हैं द थ्योरी ख। ख शब्द का प्रयोग किया जाता है। ख, ख का मतलब खाली स्थान, यानी ऐसा ऑर्गन जो कमजोर है, जिसमें थोड़ा खाली स्थान है, वहां पर आकर टॉक्सिन जमा होंगे। यह ठीक उसी तरह से बात हुई कि उग्रवादी यानी चोर घूम रहे हैं, सब जगह ट्राई कर रहे हैं, जो दरवाजा कमजोर मिला, जो दीवारें उनको कंफर्टेबल लगी, वहीं कूद के घुस गए घर में। तो जैसे ही ये पैंक्रियाज में गए और पैंक्रियाज में अपना घर बना लिया, ये चौथी अवस्था चालू हो गई। जैसे ही चौथी अवस्था चालू होती है, अब बीमारी रिपोर्ट में दिखती है चौथी अवस्था से। चौथी अवस्था को बोलते हैं, अब हो गया भाई, अब जम गए टॉक्सिन और इस घर को अपना बना लिया। इस घर को वो इतनी अपना ऐसा बना लेते हैं, उदाहरण मैंने दिया था, एक आपकी सफेद रंग की शर्ट है और निकल गए आप होली के समय, लोगों ने खूब अलग अलग लाल पीले गुलाबी रंग डाल दिए और एकदम परमानेंट कलर डाल दिए। अब आप कितना भी छुटाओ, रंग छूटेगा नहीं। ऐसे ही पैंक्रियाज के अंदर टॉक्सिन घुस गए और पैंक्रियाज को इस तरह से वो आवेशित कर देते हैं, ऐसे उसमें मर्ज हो जाते हैं। अब आप उन टॉक्सिन को पैंक्रियाज से नहीं निकाल सकते, एकदम इनवेजिनेटेड हो जाते, अंदर मर्ज हो जाते हैं। इस चौथी अवस्था को कहते हैं स्थान संश्रय, यानी अब स्थान पर उनका रेजिडेंस हो गया, पैंक्रियाज के अंदर घर बन गया। अब रिपोर्ट में बात मिलेगी। तो पहले तीन अवस्थाओं में लक्षण तो कुछ थे, आपने बोला भाई, पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब मेरे को आलस आता है, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है,
और कई सारे लक्षणों का वर्णन किया। हमने कहा कि भाई ये तो सारे लक्षण डायबिटीज के हैं, ये तो सारे लक्षण थायराइड के हैं। पेशेंट दौड़ के गया, रिपोर्ट करा, डॉक्टर साहब रिपोर्ट नॉर्मल है। क्योंकि भाई अभी तुम 3 अवस्थाओं से गुजर रहे हो, रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आई। चौथी अवस्था में तो पहुंचो। कोई चौथी अवस्था ऐसा तो आएगी नहीं कि आपने देखा कि आपने दरवाजा खटखटाया कि मैं डायबिटीज हूं, आ गई मैं, ऐसे तो आएगी नहीं। भाई मैं कोलेस्ट्रॉल हूं, चलो खोलो दरवाजा, एक क्षण में नहीं आएगा। किसी का बीपी चेक किया 160 100, भाई एक दिन में नहीं आ सकता। पहले वो 3 अवस्थाओं से होके गुजरा है। अगर रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में तकलीफ आ गई, यानी आप पहले ही 3 पड़ाव तो क्रॉस कर चुके हो, चौथे में पहुंच गए हो। अब पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है, अभी अभी हुई है, अभी अभी 15 दिन में, तो कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? 5 दिन लगेंगे कि 10 दिन लगेंगे? भाई डायबिटीज 15 दिन में नहीं हुई है, 15 दिन में तो प्रकट हुई है। तुम्हारे जो गलत लाइफ स्टाइल के कारण इसकी शुरुआत तो 1-2 साल पहले हो गई होगी, या 6 महीने पहले हो गई होगी। तो ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि जब बीमारी व्यक्त हो जाती है, अब किसी को थायराइड हो गया, उसने कहा कि 1 साल पहले तो नहीं था, करवाई थी रिपोर्ट, अब हो गया, अभी अभी हुआ है 15 दिन पहले, पुराना नहीं है। लेकिन प्रकट होने का अर्थ यह है कि आप चौथी अवस्था पर खड़े हुए हो, यानी चीज ने पहले तो 3 अवस्थाओं को पार किया है, अब तो भाई मेहनत करना पड़ेगी, चुटकी में नहीं जाएगी डायबिटीज। तो पहले टॉक्सिन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हुए, फिर पूरा पात्र भर गया, फिर फैलना चालू हुए, चारों तरफ फैले, तब तक तो कुछ नहीं दिखा, कोई रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, कोई केमिकल चेंजेस नहीं हुए, ये सारा मामला फ्लूइड में घूमता रहा। इसलिए 3 अवस्थाओं को बोलते हैं फ्लूइड या सेमी फ्लूइड की अवस्था। अब ये घूमते घूमते पैंक्रियाज में आ गए, क्योंकि बेचारा पैंक्रियाज तो कमजोर है। अब घर में घुस गए, और घर में घुस के इसमें अपना सारा पूरा सिस्टम फिट कर लिया, और 5वीं अवस्था में पूरा एकदम व्यक्त हो गए। ओके नाउ डायबिटीज, अब हो गई डायबिटीज। अब इसको डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है बेटा, ये गोली खाओ जिंदगी भर, अब तो बीमारी आ गई है पूरी की पूरी, अब कोई रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी वो दवाई खाओ, थायराइड हो गया, पूरी जिंदगी दवाई खाओ। अगर एक महिला को प्रेगनेंसी के समय वजन बढ़ जाए और बाद में वजन कम ना हो, तो समझ जाना थायराइड की शुरुआत हो चुकी है, भले रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। उसको लेजीनेस आना चालू हो जाए, मूड स्विंग चालू हो जाए, मोटापा बढ़ना चालू हो जाए, जो कम ना हो बाद में, डिलीवरी के बाद कम ना हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद कम होना चाहिए, और ना हो तो उसे कम करने के प्रयास किए जाना चाहिए। तो समझ जाना थायराइड चालू हो चुकी है, बस प्रकट होने वाली है। हर बीमारी इसी अवस्था से होकर गुजरती है। तो 5वीं अवस्था में पूरा प्रकट हो गए, अभी भी हमारी अकल ठिकाने नहीं आई। तो अब 6वीं अवस्था तो क्रिटिकल है, अब तो बीमारी घुस गई अंदर, पूरी तरह जम गई। ये चौथी अवस्था, 5वीं आखिरी अवस्था, 6वीं अवस्था। तो आखिरी की 3 अवस्थाओं में बीमारी रिपोर्ट में आती है। आप कितनी भी दवाइयां खाओ एलोपैथी की, बीमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो दवाइयां है क्योर करने के लिए नहीं है, वो दवाइयां तो सिर्फ उस चीज को मैनेज करने के लिए।
तो डॉक्टर बोल ने कहा कि बीमारी की वही डॉक्टर बोल ने भी 6 अवस्थाएं कही, लेकिन डॉक्टर बोल ने कहा कि चलिए पहले हम 2 अवस्थाओं की बात करते हैं। पहली अवस्था होती है ह्यूमरल फेज, जब बीमारी रिपोर्ट में दिखती नहीं है, सिर्फ उस समय सेल्फ पॉइजनिंग होती है, खुद की पॉइजनिंग चलती रहती है। और दूसरी अवस्था, जब बीमारी बढ़ बढ़ के अब सेल्स में अपना किसी एक जगह जाके अपना घर बना लेती है, हो सकता है पेंक्रियाज की सेल में, हो सकता है किडनी की सेल में, हार्ट की सेल में, तब सेलुलर फेज कहते हैं। अब बीमारी दिखती है, अब पता चलेगा भाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, किडनी फेलर हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, अरे भाई गाउट नाम की बीमारी हो गई। तो प्रकट होने का ही मतलब है इस अवस्था में, जिसे हम सेलुलर फेज कहते हैं। इस अवस्था तक कोई अभिव्यक्ति नहीं होती, लेकिन हम डॉक्टर बोल के सिद्धांत का प्रयोग करके हम प्रत्येक अवस्था में बीमारी का पता लगा सकते हैं। हर चीज का डिस्कशन किया जाएगा समय पर। तो पहली अवस्था को कहते हैं सेल्फ पॉइजनिंग की अवस्था, या लिक्विड में या सेमी लिक्विड में बीमारी फंसी पड़ी है, केमिकल रिपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं है। और दूसरी अवस्था को सेलुलर फेज की अवस्था कहा जाता है। अब बीमारी प्रकट हो गई, विजुअल हो गई, अब डायग्नोसिस होगी तो बीमारी दिखेगी। एक पेशेंट को एक पेशेंट ने तंबाकू खाना छोड़ दिया, उसने कई वर्षों तक तंबाकू खाया, अब छोड़े हुए 5 साल हो गए, लेकिन वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा छाला ठीक ही नहीं होता। ओके, छाला ठीक ही नहीं होता, क्या करें? रिपोर्ट कराई, कुछ का रिपोर्ट नॉर्मल है, बायोप्सी भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, लेकिन छाला ठीक नहीं हो रहा है, मतलब तो गड़बड़ है। यानी उसने तंबाकू खाया था तो कहीं ना कहीं संचय हुआ था सेल्स में। फिर दूसरी अवस्था, यानी प्रकोप भी हुआ, फैला भी, अब एक जगह जाके जम गया, अब अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। उसने कहा डॉक्टर साहब कोई चिंता की तो बात ही नहीं है। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि रिपोर्ट कराई है, कोई मेलिग्नेंसी नहीं है, कैंसर नहीं है। लेकिन फ्यूचर में देखा 1.5 साल के बाद कैंसर हो गया उसी जगह। तो जब भी बीमारी प्रकट हो, उसके पहले की जो अवस्था होती है, तो डॉक्टर बुल ने इन अवस्थाओं को 6 भागों में इस तरह से विभाजित किया। डॉक्टर बुल के अनुसार हम ह्यूमरल फेज की बात करें, ह्यूमरल फेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और सेलुलर फेज को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ह्यूमरल फेज में बीमारी रिपोर्ट में नहीं आती और सेलुलर फेज में बीमारी रिपोर्ट में आ जाती है। अब हम ह्यूमरल फेज की बात करें, इसमें सेल की सेल्फ पॉइजनिंग होती रहती है। तो पहली अवस्था में सिर्फ कचरा जमा होता है, जिसे एक्सक्रीशन फेज कहते हैं, टॉक्सिन जमा होते हैं। दूसरी अवस्था में रिएक्शन फेज कहते हैं, टॉक्सिन अब पूरे भर गए, अब आपने जरा सा दही खाया तो खुजली चालू हो गई, अचार खाया तो खुजली चालू हो गई, यानी अब आप रिएक्शन फेज पर पहुंच गए। और तीसरी अवस्था में खूब बढ़ जाते हैं, अब फैलना चालू हो जाता है, डिपोजिशन फेज। अब फैलेगा, घूमेगा, टॉक्सिन पॉइजन घूमेगा। लेकिन इस अवस्था तक कुछ भी लक्षण पैदा नहीं हुए, अब घूम कर पहुंच गया पेंक्रियाज में। तो चौथी अवस्था, यानी अब इसने पेंक्रियाज में अपना घर बना लिया, या जहां भी उसे कमजोरी दिखी वहां घर बना लिया। इस अवस्था को कहते हैं इम्प्रेग्नेशन फेज। इसका अर्थ है अब जैसे सफेद कपड़े पर चढ़ा हुआ पक्का रंग छुटाया नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार से अब पेंक्रियाज में आए हुए इन दोषों को निकाला नहीं जा सकता। अब ये अंदर आ चुके हैं पूरे। और क्यों आए पेंक्रियाज में? क्योंकि भाई कमजोर पहले से ही था, अगर मजबूत होता तो
आ नहीं पाते। हम सबकी लाइफस्टाइल खराब है आजकल। सब लोग रात्रि जागरण करते हैं, इरेगुलर टाइम पर खाना खाते हैं, फिर भी कुछ लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, कुछ लोग स्वस्थ हैं। कारण आपके कौन सा अंग आपका अच्छा है, कौन सा अंग खराब है। जो कमजोर होगा उस पर तुरंत आक्रमण हो जाएगा। इम्प्रेग्नेशन फेज में पैंक्रियाज के अंदर घुस गए टॉक्सिन, और डिजेनरेशन फेज का अर्थ है अब प्रकट हो गए। और डिजेनरेशन फेज का अर्थ है, वैसे तो हम सभी का डिजेनरेशन होता ही है, हम उम्र हमारी बढ़ती है, बुढ़ापा आता ही है, लेकिन अब ये प्रोसेस फास्ट होगा। बीमारी का मतलब क्या है? बीमारी का मतलब है कि आपको जल्दी से, आपका जल्दी से विकेट उड़ाना, वही तो बीमारी का मतलब। कि विकेट तो सबका उड़ेगा एक दिन, किसी का 80 साल में, किसी का 60 में, किसी का 65 में, लेकिन बीमारी आगे, अब बीमारी कोशिश करेगी कि आपका डिजेनरेशन जल्दी हो जाए। तो इसे डिजेनरेशन फेज कहते हैं। अब बीमारी प्रकट हो गई, अब डायबिटीज हो गई, पूरी तरह से व्यक्त हो गई, अब एकदम क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी बीमारी बढ़ती जाए तो एक क्रिटिकल फेज में पहुंच जाती है। इस अवस्था में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और भी आपने देखा होगा कि बीमारी तो है डायबिटीज की 15 सालों से, लेकिन व्यक्ति परेशान है आंख की तकलीफ से, पैरों में चल गादी फील जो करना, चलते तो पैर में गद्दे जैसा लगता है, आंख से दिखाई देना कम हो गया, रेटिनाइटिस पिगमेंटेशिया हो गया, आंखों में और भी कोई प्रॉब्लम हो गई, या किडनी की तकलीफें हो गई। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आखिरी अवस्था है। तो डॉक्टर बोल ने कहा, डॉक्टर बोल के अनुसार आप बीमारी को प्रत्येक अवस्था में पहचान सकते हो, आप पहली अवस्था में भी पहचान सकते हो, और उसी समय उसका इलाज करके उसे ठीक कर सकते हो। जब हम अपने इंडिया में आयुर्वेद का इतिहास देखते हैं, तो आयुर्वेद में भी पहली यानी संचय की अवस्था से ही बीमारी के बारे में पता लगा लिया जाता है, और उसे वहीं का वहीं ठीक करने के उपाय हैं। तो डॉक्टर बोल ने भी कहा, अब आप पॉइंट्स के माध्यम से इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। इसको कहते हैं डॉक्टर बोल की फेजेस। डॉक्टर बोल का जो अगला कंसेप्ट है दैट इज फोकाई। फोकाई का मतलब क्या होता है? फोकाई का मतलब है एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस। एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है? एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस का मतलब है कि जैसे आपने कहा कि मेरे को दांत में दर्द हो रहा है, अब आप डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने बोला कि दांत निकालना पड़ेगा, सड़ गया है, कीड़ा पड़ गया है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एज पर द डॉक्टर बोल, इनके अनुसार भाई दांत की तकलीफ तो फोकाई है। फोकाई मतलब कि प्रॉब्लम तो कहीं और है, दांत में तो उसका रिफ्लेक्शन है। तो जब प्रॉब्लम कहीं होती है, मानो कि प्रॉब्लम आपके इंटेस्टाइन में है, लेकिन अगर दांत में दर्द हो, तो अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं, अगर दांत के दर्द को भी ठीक करना चाहते हैं, तो दांत के दर्द को भी ठीक करिए, लेकिन उस कारण को भी ठीक करिए। अगर इंटेस्टाइन में तकलीफ है तो उस कारण को भी ठीक करिए। दांत निकालने से इंटेस्टाइन थोड़ी ठीक हो जाए। एक व्यक्ति खूब मीठा खाता है, पंडित जी हैं, पुजारी हैं मंदिर के, खूब मीठा खाते हैं, बनाते हैं प्रसाद और खाते हैं, उनके दांत खराब हो गए, तो दांत तो बदल दिए गए, लेकिन बाद में आते हैं कि मुझे पाइल्स भी है, मुझे इंडाइजेशन भी है। अरे भाई प्रॉब्लम तो पेट में है, तो उसे भी ठीक करो और इसे भी ठीक करो। तो डॉक्टर बोलने का फोकाई का मतलब होता है कि एक्यूट, फोकाई का मतलब है कि एक्यूट फोकस ऑफ डिस्टरबेंस, यानी दांत तो आपका फोकाई है, प्रॉब्लम तो और कहीं है। तो कहते हैं कि जब बच्चे होते हैं तो हमारे दांतों में, हमारे टॉन्सिल में तकलीफ होती है, टॉन्सिल फूल जाते हैं बच्चों के, तो बच्चों में फोकाई टॉन्सिल होता है। और हमारे अंदर बहुत सारे टॉन्सिल होते हैं, केवल एक ही टॉन्सिल नहीं होता। कौन से टॉन्सिल की तकलीफ है, इसको जानकर हम पता कर सकते हैं भाई ये तकलीफ है। ठीक उसी प्रकार से कौन से दांत में तकलीफ है, कि कोई दांत लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन से, कोई लिवर से, किडनी से, हर दांत अलग अलग बॉडी पार्ट से संबंधित है। आप सिर्फ दांत देखकर पूरी भविष्यवाणी कर सकते हैं, भाई तुम्हारा लंग्स ठीक, तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन ठीक, तुम्हारा किडनी गड़बड़, तुम्हारा यूरिनरी ब्लडर गड़बड़, सिर्फ दांतों को देखकर
आप सारी भविष्यवाणी कर सकते हैं। दांत संपूर्ण शरीर के बारे में बोलते हैं। 32 दांत बहुत कुछ बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब उम्र बढ़ जाती है तो फोकाई हो जाते हैं दांत, और जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा फोकाई होते हैं टॉन्सिल। तो बचपन में हम जाते थे बार बार डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब टॉन्सिल फूल गए। तो कई बार तो कई कई लोगों ने टॉन्सिल निकलवा भी दिए, कई लोगों ने नहीं निकलवाए। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, थोड़ा वेट करो, कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बचपन में फोकाई होता है टॉन्सिल, और उम्र बढ़ने पर फोकाई होती है दांत। अब दांत का इलाज करना है तो भाई पहले पता करो कि दांत कौन सा गड़बड़ है और किससे संबंधित है, उसको ठीक करो तो दांत अपने आप ठीक होगा। इन सब का ट्रीटमेंट डॉक्टर बोल ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज के बारे में, क्योंकि ये हमारा टॉपिक अधूरा छूट गया था। डायबिटीज मेलिटस की बात की जाए तो इसके डॉक्टर बोल के अनुसार 4 पॉइंट दिए गए हैं, और इन 4 पॉइंट का प्रयोग करके हम डायबिटीज को बेहतरीन तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस की बात की जाए, डायबिटीज मेलिटस वो बीमारी है जिसमें व्यक्ति का शुगर बढ़ जाता है और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है पैंक्रियाज 3। हम जानते हैं कि पैंक्रियाज और स्प्लीन दोनों का एक ही रूट होता है। डॉक्टर बोल ने कहा कि राइट साइड में हम इसे पैंक्रियाज मेरिडियन कहते हैं और लेफ्ट साइड में हम इसे स्प्लीन मेरिडियन कहते हैं। तो पैंक्रियाज का काम है शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, और पैंक्रियाज का काम फैट मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करना है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना तो भी हम पैंक्रियाज 3 पर काम करेंगे। पैंक्रियाज का काम प्रोटीन को भी कंट्रोल करना है, तो अगर किसी का प्रोटीन घट बढ़ गया तो भी हम पैंक्रियाज पर काम करेंगे, और शुगर घट गया बढ़ गया तो भी हम पैंक्रियाज पे काम करेंगे। तो राइट साइड में जो मेरिडियन होता है उसे हम पैंक्रियाज मेरिडियन कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में मेरिडियन होता है उसे हम स्प्लीन मेरिडियन कहते हैं। स्प्लीन मेरिडियन का यूज हम ब्लड के लिए करते हैं। अब किसी के डब्ल्यूबीसी घट गए बढ़ गए, डब्ल्यूबीसी यानी हमारे शरीर के सुरक्षा सेल्स, जो हमारे पुलिस में कई बार डब्ल्यूबीसी घट बढ़ जाते हैं। हमने देखा है कि प्लेटलेट का काउंट घटता बढ़ता है, डेंगू की बीमारी में इसका काउंट कम घट बढ़ जाता है। तो प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी की बात हो या आरबीसी की बात हो, एनीमिया की बात हो, तो हम स्प्लीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी तो बात पैंक्रियाज की है, तो पैंक्रियाज मेरिडियन को हम राइट साइड में स्टिमुलेट करते हैं। एक बार मैं आपको पॉइंट दिखाता हूं, अभी मैंने इस पर निडल लगाई थी, अभी भी लगी हुई है। तो आप ये देखिए मेरा पैर, आप देख सकते हैं कि जहां पर हमारा ये काली और गुलाबी, ये सफेद और काली स्किन का जंक्शन होता है, इसे हम यिन यांग जंक्शन कहते हैं। यहां से हमारा राइट साइड में पैंक्रियाज मेरिडियन होकर गुजरता है, और यहीं से हमारा लेफ्ट साइड में स्प्लीन मेरिडियन होकर गुजरता है। तो स्प्लीन मेरिडियन का प्रयोग तो हम ब्लड की केमिस्ट्री को ठीक करने के लिए करेंगे, लेकिन अभी हम स्प्लीन की जगह हम पैंक्रियाज मेरिडियन का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम राइट पैर में से लेंगे और इसके माध्यम से हम पैंक्रियाज को ठीक करेंगे। तो जहां पर हमारा अंगूठा खत्म होता है वहां से अगर मैं 2 अंगुल नापूं, 2 अंगुल का मतलब है 1.5 चुन, तो मैं पैंक्रियाज 3 पर पहुंच जाऊंगा। हम ये हड्डी देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ी मोटी हड्डी फील होती है। इस हड्डी के पहले पैंक्रियाज 2 है और इस हड्डी के बाद पैंक्रियाज 3 है। पैंक्रियाज 3 का प्रयोग करके हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं। तो ये हमारा राइट साइड में बिंदु होगा। इसे हम निडल के माध्यम से, मैग्नेट के माध्यम से या इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के माध्यम से हम इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। हमारा तरीका कोई भी हो सकता है। हम इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन के माध्यम से इसे स्टिमुलेट करना सीखेंगे। निडल तो जनरली कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट तक लगाई जाती है। मैग्नेट को 3-4 घंटों के लिए लगाया जाता है। और डायबिटीज वालों को ट्रीटमेंट हम दिन में ही देते हैं। रात को मैग्नेट लगाकर नहीं बोलते। कई बार अगर शुगर ज्यादा ड्रॉप हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला पॉइंट हमने देखा पैंक्रियाज 3, जो केवल राइट साइड में होता है।
बाकी सारे पॉइंट दोनों तरफ होते। जब हम टीसीएम की बात करते हैं तो टीसीएम एक कंसेप्ट है कि जैसे पेंक्रियाज 3 तीसरे नंबर का पॉइंट है, पेंक्रियाज 1, 2 एंड 3, और तीसरे नंबर पॉइंट के पास वो ताकत होती है कि वो पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर सके। तो पेंक्रियाज 3 पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम स्प्लीन मेरिडियन की बात करें तो स्प्लीन मेरिडियन का प्रयोग हम जब भी ब्लड की डिसहार्मनी होगी तो हम करेंगे। तो अभी हमने पेंक्रियाज मेरिडियन का प्रयोग किया और इसका पॉइंट हम राइट पैर में लगाते हैं। अगला बिंदु हमारा होगा ट्रिपल वार्मर 1C। तो इस एरो को देखिएगा, इस एरो को, इस पेन को मत देखिए। अगर हम रिंग फिंगर की बात करते हैं, रिंग फिंगर का जो मिडिल जॉइंट है, मिडिल जॉइंट के नीचे की तरफ ये हमारा ट्रिपल वार्मर 1C है। ट्रिपल वार्मर 1C एक मेजरमेंट पॉइंट है जिसे कहते हैं कि ये हमारी एंडोक्राइन फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। तो देखो पेंक्रियाज के तो बहुत काम है। ये तो पेंक्रियाज एक बहुत बड़ी ग्लैंड है, कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी एंजाइम भी बनाए, हार्मोन भी बनाए। अभी तो हमें लेना देना हार्मोन से है। तो हमने क्या किया, हम गए हमारी रिंग फिंगर हमारी फिंगर है ट्रिपल वार्मर की। हमने देखा कि ट्रिपल वार्म मेरिडियन ये जंक्शन पर है और ये मिडिल जॉइंट मिला। मिडिल जॉइंट के नीचे हमने ये हड्डी पर डिप्रेशन को पाल्पेट किया। यहाँ पर हल्का सा डिप्रेशन पाल्पेट होगा, यहीं पर हम पॉइंट लगा देंगे। डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर आप निडल लगाइए या मैग्नेट लगाइए। ये ट्रिपल वार्मर 1C है जो ज्वाइंट के नीचे है, ज्वाइंट के प्रॉक्सिमल है। ये मेजरमेंट पॉइंट है और इसकी मदद से हम एंडोक्राइन फंक्शनिंग ऑफ द पेंक्रियाज को ठीक कर सकते हैं। और ट्रिपल वार्मर को वैसे भी हम एंडोक्राइन मेरिडियन कहते हैं। देखिए हम यहाँ पर सीट्स भी लगा सकते हैं, हम मैग्नेट लगा सकते हैं। अगला पॉइंट होगा जिसको हम समझते हैं पेरिकार्डियम। अगला पॉइंट होगा पेरिकार्डियम मेरिडियन में। इस पॉइंट का नाम है पेरिकार्डियम 8C। अब ये पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है ये AIP पॉइंट है। AIP पॉइंट का मतलब है हमारे ब्रेन, स्पाइन और पेंक्रियाज में हार्मनी लाने वाला पॉइंट। इसे हम AIP पॉइंट कहते हैं, यानी यहां पर लिखा है एओर्टिक प्लक्सस। तो इसको क्विकली हम समझ जाएंगे। देखिए हमारे हार्ट से जो बड़ी आर्टरी निकलती है जिसे हम एओर्टा कहते हैं, मे बी मिरर इमेज में आपको उल्टा दिख रहा होगा, एक मिनट। ठीक है, हमारे हार्ट से जो एक आर्टरी निकलती है जिसे हम एओर्टा कहते हैं, जब वो पेट में आती है तो उसे हम एओर्टिक प्लक्स, एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। और एब्डोमिनल एओर्टा इस पूरे पेट को सप्लाई करता है। इसका पॉइंट है पेरिकार्डियम 8C। पेरिकार्डियम 8C को लगाकर हम इस पूरे पार्ट की ब्लड सप्लाई को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अभी तो हम पेंक्रियाज की बात कर रहे हैं, आगे चल के हम किसी भी ऑर्गन की बात करेंगे और अगर हमें उसी की ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करना हो तो हम पेरिकार्डियम 8C का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं AIP पॉइंट। AIP पॉइंट का मतलब है कि ब्रेन ने स्पाइन को ऑर्डर किया और स्पाइन ने इसको, यानी ब्रेन, स्पाइन और यहां का कनेक्शन सुधरा, AIP पॉइंट। तो देखिए यहां पर तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे, इसे कहते हैं AIP पॉइंट हमारा एब्डोमिनल एओर्टिक प्लक्सस का।
प्लेक्सस का मतलब है नाड़ियों का जाल। हमारे पेट में नाड़ियों का जाल फैला है जिसके बीच में पैंक्रियाज फंसा हुआ है। उस पूरे जाल की इलेक्ट्रिक सप्लाई हम सुधार देंगे इस पॉइंट के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये पेरिकार्डियम 8C या CI8C। CI का मतलब है सर्कुलेशन मेरिडियन। हमारी मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट के ठीक नीचे, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने रिंग फिंगर में देखा था, ठीक उसी प्रकार से मिडिल फिंगर में नीचे की ओर है। तो देखिए मैंने ये पॉइंट लिया पहले क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल उसी के जैसा है। अगर अब मैं मिडिल फिंगर की बात करूं तो मिडिल फिंगर में अंगूठे की साइड का जो मेरिडियन है इसे हम सर्कुलेशन मेरिडियन कहते हैं या पेरिकार्डियम मेरिडियन कहते हैं। अब मिडिल फिंगर से नीचे चला जाऊं, यहां पर जो डिप्रेशन फील होगा ये हमारा ये पॉइंट है। यहां पर हम हल्का सा निडल लगा देंगे और ये निडल दोनों तरफ लगाई जा सकती है क्योंकि ये पॉइंट दोनों तरफ होता है, इस जॉइंट के नीचे होता है और हम सीट्स भी लगा सकते हैं। तो हमने मिडिल फिंगर को देखा और मिडिल फिंगर में थंब की साइड यानी रेडियल साइड में मिडिल जॉइंट के नीचे हमने सीट लगा दिया। तो ये हमारा हो गया पेरिकार्डियम 8C और CI8C। एक बार फिर से आप इमेज में देख लीजिए, ये हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है जो बहुत ही गजब का पॉइंट है। तो जब हम CI8C को लगाते हैं तो ब्रेन से स्पाइन को मिलने वाले ऑर्डर और स्पाइन से एओर्टिक प्लेक्सस को मिलने वाले ऑर्डर ठीक हो जाते हैं। एओर्टिक प्लेक्सस में नर्व संचार ठीक हो जाता है, इसके कारण वहां की ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है क्योंकि एओर्टा का काम ही है ब्लड को हार्ट से लेकर आना। जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो एओर्टा की मदद से ब्लड नीचे की ओर जंप करता है। एओर्टा का मतलब है बहुत मोटी आर्टरी जो ब्लड को लेके जाती है। ये उसी को सप्लाई करने वाला प्लक्सस ना जो नर्व का बना हुआ होता है उसका पॉइंट है CI8C। तो हमने एक पॉइंट रिंग फिंगर में लगाया था, हमने एक पॉइंट रिंग फिंगर में मिडिल जॉइंट के नीचे लगाया। अब एक पॉइंट हमने मिडिल फिंगर में भी मिडिल जॉइंट के नीचे लगा दिया। अब आखिरी जो बिंदु है इसे हम कहते हैं AD1। अब AD1 का मतलब समझिए, जब भी किसी को डायबिटीज की बीमारी होती है तो डॉक्टर बोल के अनुसार यानी ये लोअर बार्मर में एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो लोअर बार में एलर्जी हो, चाहे डायबिटीज हो या खुजली हो या और कोई तकलीफ हो जाए, किसी को यहां पर कुछ भी एलर्जी हो जाए, किसी अंदरूनी ऑर्गन की एलर्जी हो जाए, किसी ने खाना खाया और ग्लूटेन उसको सूट नहीं किया और आंतों में तकलीफ हो गई, तो किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी होती है तो यहाँ का जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं नीचे का लोअर पार्ट का पॉइंट, लोअर पार्ट का एलर्जी पॉइंट वो है AD1। तो पेंक्रियाज भी वही है। तो अब हमारा अगला पॉइंट होगा जिसे हम AD1 कहते हैं जो लोअर पार्ट का एलर्जी पॉइंट है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारी मिडिल फिंगर है और मिडिल फिंगर के एक और दो पेरिकार्डियम मेरिडियन है, इसके दूसरी ओर एलर्जी मेरिडियन चला जा रहा है। इसका पहला बिंदु ही हमारा AD1 है जो लोअर पार्ट का मेजरमेंट पॉइंट है, जो हमारी एलर्जी ऑफ द लोअर पार्ट को कंट्रोल करता है। तो इसको तो जानना बड़ा ही आसान है, अब आप इस इमेज में देखिए समझ जाएंगे। अगर आप मेरी मिडिल फिंगर को देखें तो मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ सर्कुलेशन मेरिडियन है यानी पेरिकार्डियम मेरिडियन है और इस तरफ हमारा एलर्जी मेरिडियन है। एलर्जी मेरिडियन नाखून के कॉर्नर से स्टार्ट होता है। अगर मैं नाखून के कॉर्नर पर एक पॉइंट लगा दूं, ये हमारा AD1 है। फिर हमारा एलर्जी मेरिडियन इस तरह से चला जाता है, यही AD1 पॉइंट है, लोअर पार्ट का एलर्जी पॉइंट है। अगर कल को किसी को भी लोअर पार्ट में कहीं भी एलर्जी हो, ग्लूटेन की एलर्जी हो जाए, दही की एलर्जी हो जाए, दूध की एलर्जी हो जाए, लैक्टोज की एलर्जी हो जाए, आप AD1 को लगा देना। अब डायबिटीज चाहे 10 दिन से हो या कई सालों से हो, पॉइंट यही है डॉक्टर बोल के,
डॉक्टर बोल के अनुसार डायबिटीज को ठीक करना है तो आप पैंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शनिंग को ठीक करिए, बॉडी की कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ठीक करिए, लोअर पार्ट की एलर्जीज को ठीक करिए और वहां के नर्व प्लक्सस की एनर्जी को बैलेंस करिए। बस यही ट्रीटमेंट है। और इसको करने से डॉक्टर बोल इस पर निडल भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर से उसे स्टिमुलेट करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। डायबिटीज कितनी भी पुरानी हो, लेकिन फिर वही बात, अगर ज्यादा पुरानी होगी तो वो 6 अवस्थाओं में 6वीं अवस्था पर पहुंच गया है। अब आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी में बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। फिर जितना पुराना हो जाए, फिर रिजल्ट मिलते तो जरूर हैं, लेकिन 100% नहीं मिल पाते। उस व्यक्ति को इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन हो सकता है कि डायबिटीज रिवर्स ना हो पाए, उसकी कम हो जाए, उसके कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाए, है ना। तो उस तरह से भी हमें सोचना होता है। हम सब बताएंगे आपको, चिंता ना करिए, ये धीरे धीरे करके बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच। इन सब क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। सो क्लोजिंग द सेशन। अब हमारी एडवांस टीसीएम की क्लास है, हर कोई उसे ज्वाइन कर सकता है, लिंक ऑलरेडी दे दी गई है ग्रुप में। थैंक यू सो मच।